अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीद। नाज़रीन, मार्केट के सेंटिमेंट्स आज के दिन वीक के आगाज़ में ही एक नेगेटिव ट्रेजेक्टरी परफॉर्मेंस पंच करते हुए दिखाई दिए। आज के दिन हमने मार्केट के अंदर थोड़ा सा डिक्लाइनिंग नोट देखा, 700 अबव पॉइंट्स का डिक्लाइन, साथ साथ 48,000 का लेवल हमने लूज़ किया, 47,400 एंड देयर अबाउट क्लोजर रहा। साथ साथ ये देखा जा रहा है कि इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन यानी कि वॉल्यूम्स वाइज आज थोड़ा श्रिंक बिहेवियर देखा गया और वैल्यू इज़ गुड, 15 बिलियन रुपीज़ का काम हुआ। और अगर मार्केट के हवाले से, इकोनॉमी के हवाले से बात करें, जो नंबर्स हैं जो आजकल दिखाई दे रहा है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे हमने देखा कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं आफ्टर अ लॉट ऑफ ईयर्स। 2017 के बाद अब देखा है उनकी पार्टिसिपेशन, विच इज़ वेरी गुड कि अब फाइनली फॉरेनर्स भी आ रहे हैं, हमारी मार्केट में आ रहे हैं, बाइंग करेंगे। ये जो इन्वेस्टमेंट होगी आने वाले दिनों के लिए नंबर्स भी अच्छे जनरेट होंगे, साथ साथ हमारी मार्केट की जो पीई है उस पर भी एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आज डिटेल डिस्कस करेंगे। फर्स्ट सेगमेंट देखते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के आउटलुक के हवाले से टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे। साथ साथ इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस का क्या इम्पैक्ट है, लोकल मार्केट पे रिफाइनरीज की क्या पोजीशन है पाकिस्तान में, और साथ साथ एफडीआई पाकिस्तान में कैसे आते हुए दिखाई दे रही है, कौन कौन से कंट्रीज हैं जो ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, आज हम डिटेल डिस्कस करेंगे। वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल, हमें फरीद आलम साहब ने ज्वाइन किया है। आप CEO हैं AKD सिक्योरिटीज़ के, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम फरीद साहब, वेलकम टू द शो। सबसे पहले ये बताइए फरीद साहब, इकोनॉमिक आउटलुक के हवाले से बात करते हैं। एक फुल पिक्चर अगर हम देखते हैं इकोनॉमी की तो कैसे दिखाई दे रही है पाकिस्तान की, थ्रू आउट द ईयर की भी बात कर लेते हैं, और नाउ इन अ मंथ क्या दिखाई दे रहा है? देखें, अगर हम स्टार्ट लें कि जो पोजीशन हम जिसमें चले गए थे जब IMF के प्रोग्राम में हम नहीं जा पा रहे थे, तो वो डिफ़ॉल्ट वो जो लूमिंग इफेक्ट था, उसने इकॉनमी को, सेंटिमेंट को, बिजनेसेस को बहुत बुरी तरीके से मुतासिर कर दिया था। फिर जब IMF का प्रोग्राम हो गया और डिफ़ॉल्ट अवर्ट हो गया, मैं ये नहीं कहता कि होना था, बट नाउ दैट क्लियर हो गया, स्टैंड बाय, आपको पैसे मिल गए, 6-8 महीने का आपको ब्रीदिंग स्पेस मिल गई, और बहुत सारा जो आपका 26-28 बिलियन डॉलर का लोन था उसमें से बहुत ज़्यादा रिस्ट्रक्चर हो गया। आपकी हेल्प को आपके फ्रेंड्स आ गए, और जो हमेशा आ ही जाते हैं। सो उसके बाद इकॉनमी ने थोड़ा सा सांस लिया, इन्फ्लेशन थोड़ी सी कंट्रोल में आई हुई थी, और अभी भी इंशाल्लाह आ जाएगी। बट जो मैं पहले उसको अहाता कर लूँ कि व्हाट हैड चेंज्ड फॉर द मासेस एंड फॉर द कंट्री एंड द इकॉनमी, तो उसमें इन्फ्लेशन कंट्रोल में थोड़ी आई थी। एक्सचेंज रेट थोड़ा सा स्टेबल हो गया, 10% के करीब इन्फ्लेशन कंट्रोल में आई थी, 38 से 29 या 28 हो गई जी। एक तो हाई बेस इफेक्ट का इम्पैक्ट था, और बाकी अभी रोज़मर्रा की चीज़ें सस्ती तो नहीं हुई थी, लेकिन वो जो हायर बेस इफेक्ट की वजह से हमें एकदम नज़र आया था कि इन्फ्लेशन, और LSM के नंबर अच्छे आना शुरू हो गए थे। करंट अकाउंट सरप्लसेस कंसेक्यूटिव 4 महीने सरप्लस आया था, इस दफ़ा नेगेटिव आ गया। अभी इस दफ़ा वाले पे बाद में आएंगे। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू एड्रेस फर्स्ट क्वेश्चन कि क्या चेंज होना शुरू हो गया था। तो जिस तरह आपने कहा कि जब हम गोरा भी आ रहा था और 26 मिलियन डॉलर देयर अबाउट की उसने इन्वेस्टमेंट शुरू की पाकिस्तान में आफ्टर मैनी मंथ्स एंड ईयर्स, तो अमेरिकन छोटे फंड्स और ब्लैक रॉक टाइप लोग भी आ गए थे वापस। हुआ ये कि जब जुलाई के पाकिस्तान के मार्केट ने 15.5% डॉलर टर्म्स में एक महीने का रिटर्न पोस्ट किया, तो ज़ाहिर है पूरी दुनिया के रडार पे और फंड मैनेजर्स की उसके ऊपर आईज आई, और हमारे लोगों ने थोड़ी बहुत एफर्ट की। हालांकि हम आजकल, मुझ समेत लोग, बहुत ज़्यादा एफर्ट पता नहीं क्यों नहीं कर पा रहे, बट जिसने की उसको समरात मिले। और एफर्ट नहीं कर पा रहे या डिमोरलाइज हुए हैं, हमारे सेंटिमेंट्स नहीं है इतने। हाँ, हम 1-2 लोग होते भी हैं, अगर वो अपने आप को थोड़ा बूस्ट अप करने के लिए कोशिश करते हैं, तो वो जो हमारे सोशल मीडिया ग्रुप के अंदर जो बाकी लोग होते हैं वो उसको डाउन कर ही देते हैं, कोई ना कोई बात याद करा के, या कोई ना कोई ऐसी कहानी है जो चल रही है हमारे इर्द गिर्द। सो आई थिंक जो IMF ने भी अच्छे नंबर कहे कि आपका रिजर्व इतना हो जाएगा, और हो जाएगा इंशाल्लाह। तो मैं सिर्फ देख रहा हूँ कि उसकी वजह से एक आपने देखा कि जो पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट का बुल रन, मैं इकॉनमी से वापस आ रहा हूँ इसके ऊपर। और एक मुझे बड़ी हैरानगी और बड़ी, आई वाज हैप्पी और आई एम स्टिल इंशाल्लाह वुड बी, कि ये जाते हुए गवर्नमेंट ने जो आखिरी महीना जिस तरह से गुजारा, अगर ये 3 महीने पहले ये काम शुरू कर देते तो शायद हम
बहुत अच्छा हो जाता। और मार्केट के नंबर्स भी इंक्रीज हो जाते मार्केट के भी, इकोनॉमी के भी, सब चीज़ों के। लेकिन उनका जो आखिरी महीना था, जो मार्केट जो हुकूमत गई है, उसके लास्ट मंथ पे उन्होंने बहुत एफर्ट की। नहीं तो और बहुत एफर्ट visible करने effort के की। लिए आपके पास जून तक की 30 जून को जाके आपका जो है वो स्टैंड बाय अरेंजमेंट अरेंज हुआ है, तो वो तो एक एफर्ट तो यही देखी जाएगी ना कि आपके पास एक ही महीना बचता था ऑटोमेटिकली। जी, मैं रेफर कर रहा हूँ उनका जो मिनरल कॉन्फ्रेंस, जिसके अंदर दुनिया जहान के लोग आए, टॉप के बिजनेस में, टॉप के बैंकर्स आए, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स आए, मिनरल एंड माइन कॉन्फ्रेंस वो वाली सब वेट कर रहे थे आईएमएफ का कि आईएमएफ आएगी तो फिर हम आएंगे, मेरे ख्याल आईएमएफ से से इनको गो अहेड मिलेगा तो दो हम तीन करेंगे। चीजें इकट्ठी हो गई थी। आप वन मे बी दिस एंड यस इट हैज अ बेयरिंग, क्योंकि दुनिया जो है ना वो आपको पाकिस्तान और पाकिस्तान जैसे डेवलपिंग कंट्रीज को वो लेंस आईएमएफ के थ्रू ही देखना चाहती है। बिल्कुल। दे डोंट वांट टू कि वो मैक्रो या टॉप डाउन अप्रोच करें, वो हर चीज को देखें, रिपोर्टें पढ़ें, बिकॉज हर तरह की डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं। लेकिन हर एक का एंगल, किसी भी कंट्री इकोनॉमी को देखने का फर्क हो सकता है, जाविया। तो जो आईएमएफ का है जाविया, अब मैं आईएमएफ की रिपोर्ट आपको कैसी लग रही है जो अभी आप बता आईएमएफ रहे की थे? जो रिपोर्ट थी ना बड़ी खतरनाक लग रही थी। 120 सफ़े अंग्रेजी में पढ़ना बहुत काम था। बट जो मैं अपने नाजरीन के लिए बताता चलूँ, फंड मैनेजर्स में फाइंड इट अ बिट डिफरेंट एंड डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट व्हाट आई एम गोइंग टू से टू देम। बट मुझे लगा कि आईएमएफ की उस 120 और देयर अबाउट सफ़ों की रिपोर्ट के अंदर दो बातें थी कि आपने एक तो फिस्कल स्लिपेज नहीं होने देनी, फिस्कल अच्छा। साइड पे अपने जी, कंट्रोल जी। रखना है, और दूसरे ये कि आपने फॉरेन एक्सचेंज, ये जो एफएक्स है ना, इसके अंदर आपने ज़्यादा इंटरवेंशन नहीं करनी, उसका छेड़छाड़ नहीं करनी। लेकिन जो उन्होंने ब्रैकेट दे दिया ना उसके साथ के आपके ओपन मार्केट में और इंटरबैंक के रेट में इतना फ़र्क होना चाहिए, वो एक मुश्किल तरीन काम है जो कि हम निभाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप आए कि आज से क्या हुआ। ठीक है। ये पिछला महीना अच्छा गुजर गया, जुलाई के भी What next? फर्स्ट अब 10 डेज हमारे अच्छे पास क्या थे। है? अब जो आज का फर्स्ट डे जिस तरह था आफ्टर द वीकेंड, इसके अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम शुरू हुई। एक तो वीकेंड पे पॉलिटिकल नॉइस बढ़ गई दोबारा, अच्छा। आपने भी और पूरी मार्केट ने, पूरे लोगों ने, पाकिस्तानियों ने देखा समझा। दूसरे ये हुआ कि आज रोल ओवर वीक का फर्स्ट डे था, और हमारे रोल ओवर वीक जब आता है तो जो लेंडर होता है ना उसको शौक होता है कि 100 रुपए की चीज़ पे मैं लैंड ना करूं, 100 की चीज़ को 95 कर लूं, फिर लैंड करूं, ताकि मेरा शायद कुशन बढ़ फायदा जाए। हो, हाँ। हाँ। और ये हमने बड़ी दफ़ा देखा है कि बहुत कम ऐसा हुआ है कि इस वाले हम सागा से बचे हों। रोल ओवर वीक के अंदर मंदी ऐसा होता होती है। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये है कि ये रोल ओवर वीक जब 30-35 डेज का है, इसके अंदर एक मॉनेटरी पॉलिसी है 14 सितंबर को जो नॉर्मल आएगी। मतलब ये नहीं कि उन्होंने कोई खींच के नहीं करा, मतलब द प्लान, एज पर प्लान 14 सितंबर स्केड्यूल्ड है वो। स्केड्यूल्ड। उसमें अब जो केयर टेकर सेटअप में जो नया इकोनॉमिक टीम आई है, वो जाहिर है पढ़े लिखे लोगों पे मुश्तमिल है, और वो लोगों का एक फियर है कि शायद ऑफ द मैनी थिंग्स उनका एक दैट अपना दे कैन प्रोफाइल डू है। कि वो इंटरेस्ट रेट शायद थोड़ा हाइक कर दें। तो This जो is the लेंडर fear. है उसको है दिस कि इज द फियर या ये आपका एनालिसिस है? अभी तो फियर है, और बाद में शायद एनालिसिस बन जाए, क्योंकि इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं कितना हो रही। बढ़ेगा, क्या समझते हैं आप, कितने बिप्स 100 बेसिस पॉइंट यानी 1% तक तो बर्दाश्त कर लेगी मार्केट। मार्केट में 2% तक भी मेंटली लोग तैयार हो गए। इससे ज़्यादा खुदा ना खास्ता अगर किया तो फिर मुश्किल हो जाएगी साहब? सबके लिए। 22% आप बात कर रहे हैं, 1% और यानी कि 23% हो जाएगा, तो फिर कैसे बिजनेसेस कहाँ पर जाएंगे ये? देखिए, मखमल में जो पहला टाट लगता है ना तो बुरा लगता है, जब वो काफ़ी सारे टाट लग जाए ना तो वो डिजाइन बन वो जाता है। डिज़ाइन बन जाता है। इससे तो मुझे हमारे- बिल्कुल भी समझ में नहीं आई कि बिजनेसेस कैसे जाएंगे इससे। बिजनेसेस को दे हैव लर्न टू लिव विद द न्यू चेंज, और ये एक दफ़ा नहीं हो रहा, आहिस्ता आहिस्ता हमारे बिजनेसेस को। और एक ये ज़रूर है, मैं अपने आप को भी कहता हूँ, अपने क्लाइंट्स को, दोस्तों को, फैमिली को भी, डोंट कंपेयर योर सेल्फ टुडे विद यस्टर ईयर ऑफ टुडे। आपने अपने आप को हॉरिजॉन्टली देखें। कॉस्ट ऑफ लिविंग पूरी दुनिया में खराब हो गई है। राइट, बट एज ए USA, ह्यूमन UK, नेचर आप फिलोसफिकली आप नहीं बंदों को ट्रीट कर सकते। हम जब भी कोई रिपोर्ट देखते हैं तो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे भी देखते हैं, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी देखते हैं, ये फैक्ट्स हैं, तो बिल्कुल इससे सही भी है। रूल आउट नहीं किया जा सकता। लेकिन हमने जब पढ़ाई की थी तो उसमें हमें हॉरिजॉन्टल एनालिसिस भी और वर्टिकल एनालिसिस पढ़ाते थे, तो वो सिर्फ कंपनी के पढ़ाते थे। लेकिन जाहिर है जब आप थोड़ा बड़े हो जाएं और आपको देखना पड़े,
अब आपको ये पता है कि आपका कज़न या आपका रिश्तेदार जो यूएस में है, जो यूके में है, उसके लिए भी लिविंग मुश्किल हो गई है। इंटरेस्ट रेट अमेरिका में अगर 7-8% पे चले गए हैं, राइट। वहाँ लोग बैंकर्स वहाँ लेंडिंग करते हुए हिचकिचा रहे हैं। तो डेवलपिंग कंट्री और पाकिस्तान में जहाँ बैंकर्स को हमारा सेंट्रल बैंक या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान खड़ी है 22-23% पे उनसे लेने के लिए, तो ये एक लंबी बहस है। बट आई थिंक जो रोल ओवर वीक के ऊपर मैं एम्फसाइज करते हुए बता रहा था कि देयर आर पीपल हु फील कि शायद हमें इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ गया तो हमें थोड़ा एक्स्ट्रा कुशन रह के ही रोल ओवर कराना है माल को। और दूसरे हमारे यहाँ हमेशा से एमटीएस फ्यूचर और जो बदला जिसे कहते थे पुराने ज़माने में लोग हमारे, उसकी फिगर आती थी तकरीबन 20-22 बिलियन डॉलर, 20-22 बिलियन की। तो इस दफ़ा थोड़ी सी एक आध बिलियन ज़्यादा होगी क्योंकि प्राइसिंग बढ़ी हुई है। देखिए ना, पहले अगर XYZ शेयर था 100 का तो आज 110-12 का है, तो टू दैट एक्सटेंड वो बढ़ जाएगी। तो इसको प्राइस की इंक्रीज की वजह से जो बदले का नंबर ऑफ शेयर नहीं, अब प्राइस बढ़ी है, उससे भी लोग व्यू बना के थोड़ा सा घबराने की बात करते हैं। अच्छा, थोड़ा सा इकोनॉमी के ऊपर अगेन हम आते हैं। इकोनॉमी के हवाले से आपने फर्स्ट जो एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू को मद्देनजर रखते हुए माइनिंग के हवाले से बात की, कैसे देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान SIFC थ्रू SIFC, और ये जो इनिशिएटिव है एक्चुअली ये पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए ही हुआ है। तो आप क्या समझते हैं आने वाले दिनों में माइनिंग के बाद सऊदी अरब जैसा कंट्री और कौन कौन से कंट्री हैं जो आना चाहते हैं या फिर जो जिनको अट्रैक्ट किया जा सकता है? जी, पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ थी, है और रहेगी। रिको दिक ने जिस तरह यहाँ इस वाली कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाया, और अभी उनको जो एरिया उनके पास है वो 25% और देर अबाउट पे सारी कैलकुलेशन हो रही है, अभी और उन्होंने बढ़ना है। और हमें रिको दिक से ज़्यादा पाकिस्तान में इसलिए दिलचस्पी है कि पाकिस्तानी लिस्टेड, मैं हैट पहन रहा हूँ अब कैपिटल मार्केट का, तो उस रिकॉर्ड के साथ उस वाले फील्ड के अंदर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो OGDCL, PPL और गवर्नमेंट होल्डिंग तो अनलिस्टेड है, छोड़ दें, हम तो आ जाते हैं OGDC और PPL पे। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की कंपनी है, प्राइमरली ज़्यादा फोकस उन्हीं का है, ज़्यादा शेयर होल्डिंग उसी की है, लेकिन लिस्टेड हैं और हम सबके पास है, ये पाकिस्तानी भी ले सकते हैं। सो इंस्टेड ऑफ कर्सिंग रिकॉर्डिक व्हेन दे विल इंशाल्लाह री बेनिफिट, all stand to be benefited from the developments that Rikodik will have. और इंटरनेशनली रिकोदिक और उनके जो टॉप की ब्रास है, जो इतने दे आर सो एंथुजियास्टिक अबाउट दिस डेवलपमेंट जो पाकिस्तान में हो रही है, और वो उनकी इतनी ख्यालात हैं अच्छे इस वाले ब्लॉक से कि वी एज पाकिस्तानी शुड बी हैप्पी। क्या अभी कुछ पता नहीं है ना, हम माइनिंग के हवाले से बात कर रहे हैं। इवनिंग रिपोर्टर्स जो है ना, वो शायद दोबारा, क्योंकि जब इसमें से सोना और सारी चीजें निकल वही आएंगी, तो अभी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता ना कि क्या क्या निकलेगा। अभी तो ये है कि अभी तो सिर्फ एक तखमीना है, लेकिन एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। बट नहीं, तो एक बात जरूर है कि जो बुराई अभी आपको पाकिस्तानियों की किस्मत में नहीं आई, उस पर रोना तो हम शुरू कर देते हैं पहले, और अच्छाई के ऊपर थोड़ा फील गुड फैक्टर हमें लोग लेने नहीं देते। बेहतर होगा इंशाल्लाह, ऑप्टिमिज्म होना चाहिए, राइट। चलिए, SIFC स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, वो कि एक्चुअली इन्वेस्टमेंट को ही बूस्ट करने के लिए बनाई गई है। इसके साथ साथ और आपको कौन सा लगता है, जैसे एग्रीकल्चर, एक फूड सिक्योरिटी के हवाले से भी मसाइल हैं पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में भी इसके ऊपर तवज्जो दी जा रही है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के गैप को भी कम करना है, तो हमें अपने फूड के ऊपर काम करना पड़ेगा। इसके हवाले से भी बताइए कि जो ये एग्रीकल्चर के अंदर भी काम किया जा रहा है UAE के ताउन से, और UAE की इन्वेस्टमेंट भी दरकार है। जी, तो देखें, जो आप पहला सवाल का एक पोर्शन रह गया था अनआंसर्ड, वो ये था कि सोवरेन वेल्थ फंड, जो सोवरेन वेल्थ फंड के अंदर भी इट्स अ लवली आइडिया, देर आए दुरुस्त आए, और अगर इसके अंदर ये जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं, देखिए अब ये टाइम आने वाला है, ये परसेप्शन प्लीज आप जरा क्लियर भी कर दें हमारे व्यूअर्स के लिए कि एक्चुअली ये जो सॉवरेन फंड होता है, तो ये हर कंट्री में होता है, अक्सर कंट्रीज में होता है, डेवलप्ड कंट्रीज में है, और दूसरा ये कि वो जो एक होता है ना कि बेच दिया सासे, या अजीब से एक परसेप्शन बिल्डअप हो जाता है। तो ये जरा हमारे व्यूअर्स को बताएं कि एक्चुअली इससे क्या फायदे हैं और ये हमारे लिए कितना अच्छा होगा। सही, देखें, हमारे यहाँ जो है ना, कॉरपोरेट्स को कवर करने के लिए ज़रा आपकी साइड पे जो लोग हैं वो कम हैं, सो एंड द वंस हु डू कवर दिस, उनकी फाइनेंस की नॉलेज या एक्सपोजर इतना नहीं है कि वो उसको कॉम्प्रीहेंड कर सकें इस चीज़ को।
तो दे एंड अप सेइंग कि जी फैमिली सिल्वर भेज दिया, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कैसा से भेज दिए, फलां फलां फलां। और आई हैव बीन सेइंग इट फॉर 25 इयर्स नाउ कि अगर खुदा ना खास्ता हमने पीटीसीएल को प्राइवेटाइज ना किया होता तो उसके स्टाफ के साथ, लोगों के exactly. साथ और उसकी सर्विसेज में क्या होता। इसी तरह के इलेक्ट्रिक की एज अ कंज्यूमर आई एम हैप्पी। हाँ, ये ज़रूर है कि बिल बहुत बढ़ते आ रहे हैं, बिल अलग, लेकिन उनकी सर्विसेज को मैं आज से नहीं 10 साल से अपलॉड करता हूँ, जब तक उन्होंने एक अबराज ने वट एवर लेके उन्होंने अच्छा काम चलाया। सो कमिंग बैक टू योर बेसिक क्वेश्चन, आई थिंक ये जो सॉवरेन वेल्थ फंड है जिसको अभी हम लोग पाकिस्तान के अंदर हम ये जो पैसे मांग मांग के रोल ओवर करते चले आ रहे हैं, अब अगला वो कहता है कि भाई हम आपने पैसे लेने हैं और डिलेड या बाद में वापस करने हैं, इससे बेहतर है आप मुझे कोई एसेट दे दें। अच्छा, अगर आप एसेट देने की बात करते हैं तो ये हमारे यहाँ लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। हमारे जो लोग कहते हैं जी जी बिल्कुल। अच्छा, यानी वो कहते हैं कि कोई ऐसी कंपनी हो ना जो अनलिस्टेड हो, सपोज रेलवे के आपने 10% देने हैं, तो मुझे और आपको नहीं पता, या चलें लेट्स से स्टील मिल के देने हैं, तो आपको और मुझे नहीं पता कि उसके एसेट्स क्या हैं, लायबिलिटीज क्या हैं। और हमारे यहाँ तो हिस्टोरिकल कॉस्ट कन्वेंशन होता है, उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट की तो बात ही कोई नहीं करता। लेकिन जब आप एक लिस्टेड कंपनी को बेचें तो उसकी पूरी जीती जागती कंपनी है, उसके शेयर्स आप बेच भी सकते हैं, खरीद भी सकते हैं, और उसकी प्राइस डिस्कवरी हुई है। तो अगर इस तरह बात चली थी मिफ्ता साहब के दौर में भी और पहले भी चली बार बार कि अगर आप कहें कि हमने इसके 10% शेयर बेचने हैं तो मार्केट रेट पे आप बेच सकते हैं। हाँ, अगर आप 51% या कंट्रोल किसी को दे रहे हैं तो फिर कंट्रोल का बहुत बड़ा प्रीमियम होता है, और डिपेंडिंग ऑन द सेक्टर इन विच यू आर ट्राइंग टू सेल द कंपनी। ये जो फंड वाला बनता है इसके अंदर आपको सबको यानी फायदा ये हो जाता है, मजबूती होती है। और अगर आपको लगता है कि ओजीडीसी 100 रुपए में सस्ता है और आप लोकल हैं और आपको कहेगा जिसमें रिकोडिक भी है, इसकी रिप्लेसमेंट वैल्यू 500 रुपए है और होगी, मैं इस वाली आज इस हमारे टॉपिक फॉर डिस्कशन नहीं है, बट हमारे ओजीडीसी, पीपीएल और पीएसओ और बहुत सारी ऐसी कंपनी हैं, फॉर दैट मैटर नेशनल बैंक, ये जो सारी 7 कंपनी उसके अंदर जाएंगी। अगर उनको किसी को भी लगता है, और 90% पाकिस्तानियों को लगता है कि दिस इज नॉट द प्राइस एट विच दे आर बीइंग कोटेड, ये उससे बहुत ज़्यादा हैं, तो उनसे मैं तो यही हमेशा से कहता हूँ, और मेरा सिंपल उनको है आर्गूमेंट कि व्हाई डोंट यू बाय देन। आप कह रहे हैं कि सस्ता बेच रहे हैं, तो आपको मना तो नहीं कोई कर रहा, आप खरीद लो, और आप भी इसकी अपसाइड में आप भी पार्टनर बनो, हिस्सेदार बनो। एग्जैक्टली आप हिस्सेदार बनना चाहिए। सुहेल अल्ताफ साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं आरसीसीआई के एंड फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट हैं एफपीसीसीआई के। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। तो सुहेल साहब, आप क्या समझते हैं इकोनॉमिक नंबर्स के हवाले से, खासकर जब ये इंटरिम सेटअप आया है, एक फाइनेंस टीम अच्छी आई है, डॉक्टर शमशाद अख्तर साहिबा जो है वो लीड कर रही हैं, ये कितना इम्पॉर्टेंट होगा आवाम को भी जानना और साथ साथ आने वाले दिनों का एक ट्रेंड फॉलो करना? Actually, the economic situation that we are passing through, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जो केयरटेकर सेटअप है वो जो पॉलिसीज हैं उनको प्रॉपर तरीके से लेके चले। नाउ इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो जो फैसिलिटेशन काउंसिल बनी है, फैसिलिटेशन काउंसिल में एक बहुत अहम काम करना है। आई मीन दे हैव टू फैसिलिटेट द इन्वेस्टर्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स। मैं समझता हूँ कि वी हैव टू वर्क ऑन इट कि लोकल इन्वेस्टर जो है वो भी मोटिवेट हो और इन्वेस्टमेंट करने के लिए आए। बट बहुत मुश्किल सिनेरियो है, सिचुएशन बहुत टफ है। हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी रेट्स हैं, हमारी जो मार्कअप रेट्स हैं, ये सारे नेगेटिव हैं। इस माहौल में विद IMF कंडीशनैलिटी चीज़ों को बेहतर करना, ये एक बहुत अच्छी इकोनॉमिक टीम ही कर सकती है। एंड लेट्स होप डॉक्टर शमशाद अख्तर बहुत एक्सपीरियंस हैं। शी वाज गवर्नर स्टेट बैंक, वैसे भी उनका बहुत एक्सपीरियंस है। सो लेट्स होप कि वो चीज़ों को बेहतर तरीके से आगे लेके जा सकते। अच्छा, अभी जब इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के हवाले से बात कर रहे हैं हम, तो कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं जो वाइब्रेंट आपको दिखाई दे रहे हैं सुहेल साहब,
क्योंकि यहाँ पर हमारे साथ भी एक गेस्ट मौजूद हैं, फरीद आलम साहब। उनका भी ये कहना है कि एक एनालिटिकल व्यू ये है कि आने वाले दिनों में पॉलिसी रेट जो है वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि एक ट्रेंड आने वाले दिनों में ये दिख रहा है। आप समझते हैं कि एक तरफ हम इंडिकेटर्स की वाइब्रेंसी की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ अगर ये डिप्रेशन की तरफ चले जाएंगे तो क्या होगा आने वाले दिनों में? एक्चुअली देखें, ये रिसेंट इंक्रीज इन पीओएल प्राइसेस इसने काफी डिस्टर्ब किया है। अदरवाइज तो उम्मीद ये थी कि इन्फ्लेशन जो है शायद कंट्रोल में आ जाए, थोड़ा सा डाउनवर्ड ट्रेंड हो। बट दिस रिसेंट इंक्रीज ने ये एक वो जो हवा निकाल दी है। पीपल आर नाउ स्पेक्टिकल, पीपल आर नॉट वेरी श्योर एज टू हाउ थिंग्स आर गोइंग टू मूव। ये अगर इन्फ्लेशन और बढ़ती है और हमें इंटरेस्ट रेट और बढ़ाना पड़ता है तो ये बहुत नेगेटिव होगा फॉर इकोनॉमी टू मूव। और देखें, स्टॉक एक्सचेंज ने तो पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया और मार्केट जो है वो ऊपर गई इसी होप में कि थिंग्स विल गेट अंडर कंट्रोल। तो ये ऑप्टिमिज्म है कि मतलब वी थॉट वी हैड हिट द वर्स्ट और इसके बाद जो है अब चीज़ें बेहतरी की तरफ ही जानी चाहिए। लेकिन मैंने आपको बताया ये पीओएल प्राइसेस जो हैं दे आर गोइंग टू प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैट ऑप्टिमिज्म दैट वाज क्रिएटेड। अब आगे कैसे, और फिर हमारी करेंसी डेप्रिसिएशन फर्दर जो हुई है उससे भी नेगेटिव सेंटिमेंट जो है वो जनरेट हुए हैं। तो ये 2-3 ये नेगेटिव इस वक्त जो पेट्रोलियम प्राइसेस का बढ़ना भी एक इन्फ्लेशन को इंडिकेट करता है ना? जी बिल्कुल। वो मतलब उसका अफेक्ट तो यही होना है कि इन्फ्लेशन ने बढ़ना ही बढ़ना है, बिकॉज एवरीथिंग इज रिलेटेड टू पीओएल प्राइसेस। और फिर इलेक्ट्रिसिटी रेट्स हैव गॉन अप। तो है, मैंने कहा ये कोई इट इज नॉट ए easy task for the caretakers to handle and manage things. I think अब important इनके लिए ये है कि स्टेक होल्डर्स को भी ऑन बोर्ड करें और कुछ डिस्कशन भी करें ताकि थोड़ा सा ऑप्टिमिज्म क्रिएट करने की भी जरूरत है। लोग जब बिजनेस कम्युनिटी के साथ आप इंटरेक्ट करते हैं तो रिमेनिंग विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ IMF आप कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप बेहतर कर सकते हैं और उससे इकोनॉमी जो है तो डेफिनेटली एक बूस्ट मिल सकता है। तो नियर टर्म में आप समझते हैं कि जो फ्यूचर के अंदर हमारी जो ये फाइनेंस टीम आई है इसको इंटरेक्ट करना चाहिए बिजनेस कम्युनिटी के साथ और फिर अगेन कोई ऐसा लाहे अमल बनाना चाहिए जो आने वाले दिनों में हमारी जो इकोनॉमिक एक रिवाइवल जो कंटिन्यूस था उसको फर्दर आगे लेके जा सके? डेफिनेटली आई थिंक ये उनके लिए फर्स्ट थिंग। अभी तो शमशाद अख्तर साहबा ब्रीफिंग ले रही हैं, लेकिन the next thing that she should be doing is to interact with the business community। और फिर वो दोनों तरफ की जब सूरत हाल समझ के कोई डिसीजंस लेंगी तो that would be in the interest of the country and that would उसी से इकोनॉमी को चलाया जा सकता है। ये जब तक आप स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस नहीं देंगे, स्टेक होल्डर्स की जो रिजर्वेशंस हैं, छोटे छोटे मसले मसाइल उनको हल नहीं करेंगे, थिंग्स ये फिर स्टेटस को ही रहेगा, चीजें बेहतर नहीं होंगी। दैट इज ये तो और इसलिए आई थिंक स्टेक होल्डर्स के साथ इंटरेक्शन केयरटेकर्स को बल्कि प्राइम मिनिस्टर को भी जितना जल्दी हो सके उन्हें चाहिए कि एक मैराथन सेशन करें विद द बिजनेस कम्युनिटी एंड फॉर्मुलेट सर्टेन पॉलिसीज जो लोकल इन्वेस्टर को भी मोटिवेट करे। ये एक अच्छी बात है कि फॉरेन इन्वेस्टर लाइक सऊदी अरेबिया, UAE, कतर, दे आर इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन दिस कंट्री और हमें जरूरत है फॉरेन direct investment की and also we need to boost our exports। जो exports को boost करना है
तीन ही चीजें हैं जिन पे हमें काम करना है, और ओवरसीज पाकिस्तानी को एनकरेज करना है कि रेमिटेंस जो है वो थ्रू लीगल चैनल जो है वो हमारे पास आए। तो ये तीनों चीजों पे हमें बहुत बिल्कुल काम करने की जरूरत है। वेल, थैंक यू सो मच सुहेल अल्ताफ साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस। हमने ये बात तो वाजह है कि हमें अपने कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हैं, कुछ ऐसे सेगमेंट्स हैं जिन पे काम करने की ज़रूरत है। ख़ासकर मैं फरीद साहब आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अभी पेट्रोलियम प्राइसेस के हवाले से बात हुई, यही एक एस्पेक्ट है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन पुश हो जाती है। आप क्या समझते हैं कि पेट्रोलियम प्राइसेस का बढ़ना हमारी नीड है या फिर हमारी एक मजबूरी है? तो ये इसको अगर थोड़ा कंट्रोल कर लिया जाता तो हमारे पास जो इन्फ्लेशन के नंबर्स जो अलार्मिंग हो रहे थे वो एक रुक गए थे, तो ऐसे ही हो सकता था। सही है। देखिए, मैं तो एज अ स्टूडेंट इसको मैं बहुत अरसे से नोट करता आ रहा हूँ, और बड़ी बेसिक प्लेन वनीला चीज़ है कि फिस्कल साइड आप कंट्रोल करें, यानी आपको रेवेन्यू बहुत बढ़ा सकते हैं आप जी, लेकिन आपका नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर एक्सचेंज रेट। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ये दोनों इकट्ठी कंट्रोल में नहीं आ सकती। या आप अपना फिस्कल रेवेन्यू बढ़ा लें या अपने एक्सचेंज रेट को कंट्रोल में ले लें। अब आपने जिस तरह डॉलर बात की कि पेट्रोलियम पूरी दुनिया में, हमारे यहाँ जो 20-30% अपना पाकिस्तान में प्रोड्यूस हो गया, बाकी सारा तो इंपोर्ट करते हैं। तो जो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन पाकिस्तान में आ जाती है, इसके हर मुल्क के साथ जिस तरह देखें 67 तक आया था ब्रंट और WTI $2-3 का फ़र्क से, अब वो दोबारा 80 से ऊपर चला गया। तो हर मुल्क जो इंपोर्ट कर रहा है, और ज़्यादातर मुल्क इंपोर्ट कर रहे हैं, उनके ऊपर तो एक फैक्टर आया जो इंक्रीज़ का, यानी 67 से 80 लेट्स से $13 का इम्पैक्ट आया। हमें डबल इम्पैक्ट आता है। एक तो हमारा ये इंटरनेशनल इंपोर्टेड, ये दूसरे जो हमारी डीवैल्यूशन हो जाती है। अब लेट्स से पिछले एक महीने डेढ़ महीने में अगर डॉलर 6-8% बढ़ गया है अगेंस्ट रूपी, तो हमें 8% का वो और 8 का ये, तो 16% का इम्पैक्ट आ जाता है, जो कि हमारी इन्फ्लेशन को बिल्कुल डिस्टॉर्ट कर देता है। बिल्कुल। तो ये चीज़, अच्छा, इसका जो इम्पैक्ट है वो जाहिर है, आपने खुद ही कह दिया कि अगर हम इसको कंट्रोल नहीं करते और इसको हम छोड़ देते, अब के जिस तरह पिछली गवर्नमेंट ने भी एक दफ़ा किया था, पिछली से पिछली गवर्नमेंट ने, तो वी वर एज पाकिस्तानीज वेरी हैप्पी अबाउट इट, के बड़ा ख्याल किया हमारा, लेकिन वो फिर आपको पता है कि उसका इम्पैक्ट से बात बिल्कुल। अच्छा, दूसरा ये कि रिफाइनरी के हवाले से बात करें, एक तरफ हम रशियन ऑयल भी इंपोर्ट कर रहे थे, वो उससे भी कोई बात नहीं बनी, देखा आपने, जो सिर्फ पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड है वही रिफाइन कर पा रही थी, बाकी और की जो है वो ये एफिशिएंसी नहीं थी। अब आप क्या समझ रहे हैं, जो ये एफिशिएंट रिफाइनरीज होने जा रही हैं और गवादर में भी रिफाइनरी बनने जा रही है, क्या इम्पैक्ट्स होंगे? क्या पाकिस्तानीज अब क्रूड, जो अब तो रिफाइन ऑयल ले रहे थे, अब क्रूड लेंगे, या फिर क्या इसका आउटकम आएगा? देखिए, पाकिस्तान की जो रिफाइनरीज लगी हुई हैं, एक तो बहुत पुरानी लगी हुई हैं जी, नई की बहुत दिनों से, 1950-60 की, और ये बहुत पुरानी रिफाइनरीज हैं। वो क्रूड से जब वो बनाती हैं नैप्था और मोटर गैसोलीन और डीजल, तो एक नापसंदीदा अंसर फर्नेस ऑयल की शक्ल में बन जाता है, जिसकी मार्केट नहीं है। बिल्कुल। तो ये मजबूरी है। अच्छा, इस वाले काम में इतना बहुत बड़ा कैपेक्स है, तो एक्सपेक्टिंग समबडी टू प्राइवेट सेक्टर से कि वो 15-20 बिलियन डॉलर लगा दे, ज़रा मुश्किल काम है। जो ये हमारे गवर्नमेंट पाकिस्तान एक्सपेक्ट करती है कि 1,00,000 या 2,00,000 बैरल्स पर डे वाली लगे, तो जो छोटी वाले आते हैं 20,000 25,000 वाले, वो बेचारे सोचते ही रह जाते हैं। क्योंकि हमारे पास भी 2 क्लाइंट्स आए ओवर द इयर्स। बट कमिंग टू द पॉइंट के जो रशियन वाला था, ये पूरी दुनिया में बहुत बात घूमी, और पाकिस्तानियों ने भी बहुत इसको फील किया कि अगर मोहल्ले में से चीज़ आ जाए एज अगेंस्ट नॉर्थ सी से घूमती हुई सारी कहानी है। लेकिन हमारी रिफाइनरीज जो हैं, हमारी AKD सिक्योरिटीज़ की इस पर रिपोर्ट्स भी हैं, और सब नाजरीन को, बहुत से लोगों को पता है, बट एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ, हम लोग ये जो रशियन क्रूड है, इसको हमारी रिफाइनरीज आसानी से साफ नहीं कर सकती, वो उस तरह बनी नहीं हुई। इंडिया के अंदर जो रिफाइनरीज हैं, क्योंकि उनकी पुरानी ब्लॉक और दोस्ती चलती आ रही थी, तो इंडियन रिफाइनरीज आर वो एफिशिएंट हुई पहले, फिर उसके बाद उन्होंने ये अडॉप्ट किया। एफिशिएंट भी शायद कम हुई हैं। मेरी उसके ऊपर इंडियन रिफाइनरी पे इतनी स्टडी नहीं है, मैं पढ़ूंगा, अब आपने याद दिलाया मुझे, तवज्जो दिलाई रात है।
बट इंडिया और रशिया के दोस्ती की वजह से रशियन क्रूड इंडिया बहुत सालों से जा रहा है और उनकी रिफाइनरीज उनको साफ करके आगे बेच Refine कर रही रही हैं, हैं, हाँ। रिफाइन करके दे रही। बट जब पाकिस्तान को ये वाली ऑप्शन हुई, क्योंकि उसने 100 का 50% बहुत लंबा डिस्काउंट दे दिया, तो हमारे पास ऐसी हमने रिफाइनरी कहा कोई why नहीं not, थी। हम तो लेंगे अगर एक ये जो पिछली गवर्नमेंट ने हिम्मत करके एक आधा मंगवा लिया जहाज, इसको। दो उससे फायदा ये हुआ कि एटलीस्ट जो ईगो हमारी मसाज हो गई कि भाई आता है, हमारे पास भी है, लेकिन हम नहीं कुछ कर सकते तो क्या करें, मजबूरी है। वरना ये लगता था कि अगर ये हो जाता तो हमारी इन्फ्लेशन ना होती, तो ये हो जाता, वो हो जाता, तो बहुत सारे इफ्स एंड बट्स को क्लियर हो गए कि हमारे लिए ये था। बट हाउ टू रियली मेक समथिंग आउट ऑफ इट, दैट इज अब तो इकदाम किए जा रहे हैं ना, अब तो पॉलिसी आ रही है रिफाइनरी रिफाइनरी फाइनली अब आपकी रिफाइनरीज आर नॉट गियर्ड टू रिफाइन दैट, उसका जो ऑयल की जो नॉमेनक्लेचर है उसको नहीं कर पा रहे, तो नहीं कर पा रहे। अब वो आपको पता है कि घूम फिर के आता है तो फिर उसके अंदर जो मार्जिन है वो खत्म हो जाता है या कम हो जाता है। हाँ, जो अच्छी चीज़ है वो कोस्टल रिफाइनरीज या जो बाकी रिफाइनरी जो प्लानिंग है, इंशाल्लाह अल्लाह करे अब सऊदी अरब से दोबारा से, लेकिन इट टेक्स टाइम, कम से कम इसमें भी 3-4 साल बट लगेंगे। स्टार्ट तो हो जाए ना कहीं से, लेट वी हैव टू टेक स्टार्ट फ्रॉम समवेयर, तो आज भी हो। अच्छा, एक तो है ये कोस्टल साइड पे लगता है, ये जो आपने बात की कि रिफाइनरी जो पॉलिसी आ रही थी, हम भी बहुत सालों से इंतजार में बैठे थे, आ गई है, ठीक है। उसके अंदर भी प्लस और माइनसेस हैं। सबसे बड़ा जो लोगों को हुआ, हर उसके किसी की अंदर विश लिस्ट टैक्स, होती है, उसको तो फुलफिल नहीं किया जा सकता ना। हर एक कुछ नहीं हो सकता, बट वो उसमें सबसे बड़ा जो टैक्स इंसेंटिव का एक्सपेक्टेशन थी वो नहीं मिली। लेकिन उसके अलावा जो मोटर गैसोलीन को, डीजल पे तो 7.5% थी आपकी ड्यूटी, उसको 10 कर दिया, तो उसका इम्पैक्ट तो है 2.5% का। लेकिन उसमें लोग जो प्लस पॉइंट को देखने के बजाय नेगेटिव देख रहे हैं कि जी जो 2.5% इंक्रीज है उसको जो एस्कोर अकाउंट में रखेंगे हम, तो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है तो 25% अलाउड है उसमें से स्पेंड करना टुवर्ड्स द कैपेक्स, और अगर ब्राउन फील्ड है तो 22% करना, तो उसकी बारीकी में तो जा रहे हैं। अच्छा, ये नहीं देख रहे कि मोटर गैसोलीन पे तो था ही नहीं ये इंसेंटिव, वो 0 से 10 हो गया, तो 10% के ऊपर बात ही कोई नहीं कर रहा। इसी तरह एक और चीज़ है जिस पे सुबह से शाम हो गई, जब मैं आते आते भी लोग मेरे क्लाइंट्स और दोस्त कि जी डोमेस्टिक डेट क्या पाकिस्तान का रीस्ट्रक्चर होने जा रहा है। जी। तो ये समझा के, अच्छा कोई ना कोई फुलझड़ी छोड़ने में तो हम लोग सारे मास्टर हैं, लेकिन उसको संभालना, उसको जवाब देना या क्या उसकी लॉजिक है ना, वो आप इस तरह के फोरम्स पर डिस्कशन होती है ना कहीं और होती है, वो सोशल मीडिया पे घूमता रहेगा और लोगों बहुत का ज्यादा ऐसे माइंड इश्यूज को एड्रेस किए पोल्यूट जाते करता हैं। रहेगा। यही काम आज से 6 महीने पहले भी शुरू हुआ था, और द रीजन वाई बैंकिंग सेक्टर पाकिस्तान में गिरा, नोज डाइव की, और टॉप के 5 बैंक्स 2 और 1.5 टाइम्स ऑफ देयर 1 ईयर अर्निंग ट्रेड हो गए, वो इसी वजह से था कि शायद अल्लाह ना करे कि जी वो क्या क्या बड़े पढ़े लिखे लोग हमारे दोस्त यार, जो कि वो घाना, ज़ैम्बिया और श्रीलंका की एग्जाम्पलें देते हैं कि जी वहाँ हो गया। तो दुनिया में जो नेगेटिव चीज़ कहीं भी हो रही है, उठा के पाकिस्तान के मॉडल पे 1 सेकंड में लोग लगाते हैं। और आज भी एक डॉन में रिपोर्ट है जो सारी दुनिया में घूम फिर रही है पाकिस्तान में। अच्छा, उसकी वजह से लोग ये नहीं समझ रहे कि पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। द सेम आर्गूमेंट टू अचीव, वो ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान के अंदर जो आपका जो आपने जो डेट्स उतारने का जो खर्चा है वो 6-6.5 ट्रिलियन रुपया है। मजबूरी है, क्या करें, कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन अब जो है उसी की बात कर लेते हैं ना। तो अगर इसको कंट्रोल करने के लिए आप कह रहे हैं कि नहीं, उनको डेट को रीप्रोफाइल कर दो या कट कर दो या क्या कर दो, इसी आप अपनी चीज इनकम को बढ़ा लें, आप अपने आप उनके आप टैक्सेशन कर दें आप बैंक मसल्स पे, स्ट्रांग कर लें फिक्स्ड अपने। इनकम के। अगर मेरे पास लेट्स से मैंने 10 मिलियन फिक्स्ड इनकम में रखा हुआ है, मैं उस तरफ भी जाना नहीं चाहता, क्योंकि मैं आई थ्रो समथिंग आउट ऑफ माय माइंड, तो ना ये होनी है ना वो होनी है, लेकिन नेगेटिव में नेगेटिव ऐड करके लोगों ने घुमाते रहना। तो आई डोंट थिंक डोमेस्टिक डेट रीस्ट्रक्चरिंग हैज सम ग्राउंड टू स्टैंड अपॉन फॉर एनीबडी इन पाकिस्तान, लेकिन चल रहा है। और आज थोड़ा सा एक ऑप्टिमिज्म क्रिएट होना चाहिए, नेगेटिविटी को थोड़ा हमें साइड में ही रखना चाहिए। मैं आपकी जो यहाँ मौजूदगी है इससे फ़ायदा उठाते हुए ये पूछना चाहती हूँ, फरीद साहब, हमारे पास जो इनकम जनरेट करने के रेवेन्यूज़ हैं वो पाकिस्तान में कौन कौन से अब आपको दिख रहे हैं जो कि बहुत ही सामने और वाज़े तौर पे दिखाई दे रहे हैं? देखें, अब नया सेटअप आया है तो मुझे इनसे उम्मीद है कि ये नया अपना ज़ीरो से स्टार्ट नहीं कर देंगे। टैक्स रिफॉर्म कमीशन, एक हमारे उस्ताद मोहतरम और सब एक लोगों ने मिलकर बड़ा अच्छा एक रिपोर्ट बनाई थी FBR की, टैक्सेशन, टैक्स टू GDP रेशो कैसे बढ़ेगी, उसके ऊपर काम ज़्यादा बहुत अच्छा हुआ, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ।
इसी तरह अभी एक और पिछले दौर में बनी रिफॉर्म एंड क्या था उसका, रिफॉर्म एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमीशन बना, उसने भी बहुत अच्छी मेहनत की, सब कुछ किया। अगर इफ समबडी जो आने वाली हुकूमतें और ये केयर टेकर भी एक सेट ऑफ डायरेक्शन को लेके आगे चले तो टैक्स टू जीडीपी रेशो के अंदर बहुत सारी इंप्रूवमेंट आ जाएगी। बट अगर वो री इन्वेंट करते रहेंगे, बार बार कि नहीं ये पसंद नहीं आया, हम इसको मिटा दो, नया तो बार बार आता रहेगा कोई ना कोई। बट द आंसर टू मी लाइज इन डूइंग, सबको स्टैम्प भी तो चाहिए होती है, अपना सिक्का बिठाना होता है। हाँ, अपने सक्सेस हैज मेनी फादर्स एंड फेलियर इज एन ऑर्फन वाली बात होती है, लेकिन सक्सेस भी नजर भी तो आए ना। एक सक्सेसिव गवर्नमेंट्स जो है ना फिर वो नया शुरू कर देती हैं अपना, कि शायद इसकी मेरी पॉलिटिकल माइलेज कम होगी अगर मैंने ये कर लिया। केयर टेकर्स आर गेयर्ड अप टू डू ग्रेट थिंग्स बिकॉज उनका कोई वोट बैंक वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। तो जो व्हाट इज बेस्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, केयर टेकर्स आर एक्सपेक्टेड टू डू इट। बट जाहिर है उनके भी पाकिस्तानी जो इस वक्त फिजिकल स्पेस अवेलेबल है और जो उनके पास टाइम अवेलेबल है। अच्छा, एक जो नेगेटिव चीज़ हो रही है, जो हमारे पोटेंशियल और एग्जिस्टिंग सरमायाकार जो परेशान है, वो दो बातों से है। एक तो जाते जाते पिछली हुकूमत को ऐसी बातें कर गई जिससे लग रहा है कि शायद ये केयर टेकर सेटअप लंबा चलेगा। एक तो इसकी नेगेटिविटी है हमारे सबके माइंड्स में। और बड़ी मासूम ज़हनियत है कि हर चीज़ के अंदर फौरन रूमर्स जनरेट हो जाते हैं, फौरन सेंटिमेंट्स डाउन हो जाते हैं। हाँ, उनको कहना नहीं चाहिए था उनके बड़े लोगों को, और ये जिसका काम था वो कहता तो अलग बात थी, वो आप जाते जाते कह गए और वो चल रहा है। दूसरा ये कि जो इस दफा बहुत पढ़े लिखे लोग हैं हमारे इकोनॉमिक टीम में, उनको लगता है कि शायद वो को रेडिकल काम ना करें और वो आसान काम करें, क्योंकि और वो आसान काम में इंटरेस्ट रेट बढ़ाना, ये वो करना, या जो IMF की बातें हैं मनोअन मान लेना। मनोअन मानना खतरनाक होता है। नेगोशिएट आप कितनी अच्छी तरह कर सकते हैं अपने पुराने कोलीग्स के साथ, अपने पुराने जूनियर्स के साथ, दैट इज एन आर्ट विच एवरी पाकिस्तानी इंक्लूडिंग मी इज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू फ्रॉम दिस केयरटेकर सेटअप। चलें, वी आर होपिंग कि अब ये हो जाए और इस तरीके से कोई न्यू चेंज सामने आए। फरीद साहब, स्टॉक मार्केट के हवाले से बात करेंगे लास्ट मिनट से प्रोग्राम के। ये बताइए स्टॉक मार्केट का ट्रेंड क्या दिखाई दे रहा है? आज तो हमने थोड़ी देख ली एक गिरावट, आने वाले दिनों में क्या दिखाई दे रहा है? देखें, सिंगल मोस्ट चीज़ जो तंग कर रही है और अभी थोड़ा सा लगता है शायद और करे, वो इंटरेस्ट रेट की मूवमेंट, बिकॉज इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं एक तलवार लटकी है बस अभी। एक तलवार वो है। जो बाकी टैक्सेशन है और बाज जो सुपर टैक्सेस हैं, उसको भी हमारे लोगों ने बर्दाश्त कर लिया, क्योंकि हमारा बिजनेसमैन है, अल्लाह का शुक्र है, वो किसी ना किसी तरीके से अपनी टॉप लाइन बॉटम लाइन को ग्रो और बचा के रख रहा है आज तो तक। क्या ट्रेंड दिख रहा है, क्या अपवर्ड है? क्या आपको कोई लग रहा है कि मार्केट अच्छे नंबर्स जनरेट करेगी, 2000, 3000, 4000 पॉइंट्स? जिस तरह टेम्पो बना था, ये जो पिछले एक हफ्ते से वो टेम्पो थोड़ा सा डैम्पनर आया है, और मुझे अफसोस इस बात का है कि दो चीजें कोइंसाइड कर गई, केयर टेकर सेटअप का आना और मार्केट का नीचे जाना। ये चीज अजीब सी बात है। आई वॉज नॉट होपिंग दिस, क्योंकि केयर टेकर सेटअप में ऑब्वियसली बड़े बड़े अच्छे लोग हैं, और जिस तरह अल्ताफ भाई कह रहे थे, इनका बिजनेसमैन कम्युनिटी में फेडरल गवर्नमेंट में इतना बड़ा इनका एक बंदा ले लिया हु इज एक्सपेक्टेड टू डू समथिंग गुड। और इस तरह बहुत सारे लोग हैं जो वो कह रहे हैं ना उनके साथ कंसल्टेशन है, तो एक बंदा गौहर साहब तो उनके साथ बैठे हुए हैं हर वक्त, तो ही इज एक्सपेक्टेड टू डू समथिंग और ही रिप्रेजेंट द बिजनेस कम्युनिटी एज होल। तो आपका ये सवाल कि मार्केट थोड़ी सी यहाँ रुक रही है, एक टेम्पो अच्छा बना हुआ था तो हमें लग रहा था कि पिछला हाई वाई तोड़ेगा, लेकिन ये अगर देखें, अगर इंटरनेशनली क्रूड कंट्रोल में आ जाए और ये हमारा जो एक्सचेंज रेट किसी तरह से स्टेबल हो जाए, तो पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट दोबारा से अपनी जो रुकी है थोड़ी देर के लिए पॉज आया है, वो दोबारा शुरू कर देगी जर्नी टुवर्ड्स द 53, वो जो पिछला वाला हाई तोड़ने आंसर दिया आपने, समझा हुआ बिल्कुल। आप मुझे ये बताएं फरीद साहब कि सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस की बात करें और वो इन्वेस्टर्स जो खासकर वेट कर रहे थे, अभी ये जो एक पॉज आया है मार्केट के अंदर, तो क्या ये बाय ऑन डिप्स वाला ऑप्शन है या फिर वो थोड़ा सा भी रुक जाएं जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट लेके बैठे हुए हैं? जी देखें, जो बहुत अरसे के बाद मार्केट ने एक अपने दिखाया कि व्हाट मार्केट क्या है, कि उसने एक महीने में, सिर्फ जुलाई का एक महीने में 15% डॉलर टर्म्स में रिटर्न दे दी। और डॉलर को निकाल दूं मैं, क्योंकि थोड़ी सी उस वाले पीरियड में भी डीवैल्यूएशन हुई थी, तो लेट्स से 17-18% की रुपी टर्म में दे दी 1 मंथ में, जो लोगों को एक साल में नहीं मिलती। अच्छा, कमिंग बैक, ये जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में पहले आपको पता है कि पाकिस्तान की मार्केट से गोरा चला गया,
फिर हमारे तो आ यहाँ गया ना, फिर तो बहुत लंबे उससे गया है, अब थोड़ा सा आया है। और अभी आपने इसका थोड़ा फायदा एक कितना ये भी हुआ, $26 मिलियन आए थे ना, इंशाल्लाह आएंगे 200-500 भी आएंगे, ठीक है। बट जब अच्छे वक्तों में तो हमारे पास एक बहुत बड़ी फिगर थी। सो मैं ये कह रहा था कि पहले हमारे यहाँ से गोरा गया, बाद में इंस्टीट्यूशन चला गया, तो ये जो मुश्किल हालात थे 2-3 साल के जो गुजरे हैं, वो हमारे इंस्टीट्यूशनल नहीं बल्कि रिटेल और बाकी लोगों ने ही गुजारा किया है। ऑन कोलैप्स्ड वैल्यूएशन पे अपने आप को बहुत नुकसान बर्दाश्त किया। सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है उसके लिए देखने का अलग काम है, रिटेल का अलग है, और कितना आपका रिस्क रिटर्न प्रोफाइल, आपको रिस्क एपिटाइट आपकी क्या है। मुझे लगता है कि मार्केट की थोड़ा सा यहाँ पॉज लेके दोबारा से इसकी डायरेक्शन अभी ठीक है, तो जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं उनको बिल्कुल आना चाहिए। और सोच समझ के आना चाहिए, इस सेक्टर में आना चाहिए जहां आप, जिस तरह मैं गवर्नमेंट की कंपनी है तो इसलिए मुझे कहने में इतराज नहीं है, E&P में ज्यादा आए, क्योंकि उसके अंदर ना सिर्फ डिविडेंड की आपको होप है, रिको दिक के अंदर वो इन्वेस्टर्स हैं, फिर आपको एक ये कि जो सोवरेन वेल्थ फंड है उसमें जो आएगा उसका इम्पैक्ट फायदा हो जाएगा, और फिर यह है कि सऊदी अरब के लोग, ये बस सुन ले, सारे इन्वेस्टर्स की बड़ी अच्छी टिप देने लगे हैं फरीद साहब। मैं तो गोलमोली कर सकता हूँ नेशनल टीवी पे बैठ के, आई डोंट वांट टू नेम नेम्स, बट जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है तो आप उससे फायदा उठाएं। और इस तरह के जो पाकिस्तानी जो कंग्लैमरेट्स हैं, जो इतनी तगड़ी कंपनी हैं, इसके अंदर देर सवेर हो सकती है, बट यू कांट गो रॉन्ग। अगर एक कंपनी OGDC PPL के एग्जाम्पल ले ले, 40-50 रुपए की उसकी अर्निंग्स है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट OGDC की लेट से 400 रुपए है रिप्लेसमेंट कॉस्ट, इसी तरह PPL की है, इसी तरह PSO की है, तो ये जो एसेट है ये रिक्रिएट नहीं हो सकते। बहुत से लोगों की बात समझ नहीं आती कि ये एसेट्स जो बन गए हैं पाकिस्तानी, और ये तो गवर्नमेंट पाकिस्तान इसका ओनर है ना, मैं और आप नहीं है, हम तो पैसिव इन्वेस्टर हैं, वो भी छोटे परसेंटेज से, तो ये एसेट रिक्रिएट नहीं हो सकते। एसेट रिप्लेसमेंट वैल्यू अब जो इस पे लगे थे, अब PSO या फॉर दैट मैटर, हाँ अब एक OMC जिसकी लिस्टिंग हो, जिसकी जो बिक रही है, शेल मतलब ओपन है, इसको मुझे नाम लेने में नहीं है। अब लोगों को ये चाहिए कि देखें कि किस रेट पे डील होगी। लेट से, मैं एक नंबर नहीं थ्रो करना चाहता, X रेट पे अगर डील होगी उस शेयर की, तो दैट विल बी द बेंचमार्क कि अगर कोई और पाकिस्तान में उस जैसी OMCs हैं, और उस जैसी तो नहीं, वो तो खैर बहुत ही एक शेल का नाम है, ब्रांड है, सब कुछ है, लेकिन उससे नीचे जो कंपनी हैं जो कि ऑल गियर्ड अप हैं टुवर्ड्स के वो कैपिटल मार्केट की तरफ आएँ, तो उनके लिए और लोगों को ये समझना चाहिए कि वैल्यूएशन पाकिस्तान में OMCs की क्या हो गई है, क्योंकि जो उनके मार्जिन इंक्रीज किए थे, उनके जो OMC के और डीलर के कपल ऑफ मोर पॉजिटिव, आपको देखना पड़ेगा सारा जरा बारीकी से। E&P सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, ये ज्यादा सेफ और अच्छे हैं। फूड में कंपनी के कम हैं, लेकिन फूड सेक्टर मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि पाकिस्तान की पॉपुलेशन और सीमेंट, व्हाट अबाउट सीमेंट? सीमेंट, सिक्लिकल सीमेंट और स्टील के अंदर, क्योंकि जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स होती हैं जाते जाते अपने पूरे करती हैं बजट, और अप्रैल मई जून उनके लिए बहुत सीजन होता है, लेकिन वो सीजन गुजर गया। केयर टेकर ज्यादा इतना बड़ा कोई खर्चे करेगी नहीं, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा शायद। हाँ, उसके अंदर एक और वेरिएबल ये है कि जो सीमेंट सेक्टर में वो क्या करें, सीमेंट इंतजार करें, बिकॉज देखें कि $400 पे गया था कोयला इंटरनेशनली, अब वो $100 पे आ गया है, लेकिन प्राइस सीमेंट की नहीं गिरी, प्राइस ऑफ बोरी। तो जो कंस्ट्रक्शन है, जिसने घर बनाना है, जिसने रेनोवेशन करनी है, उसके लिए अच्छी खबर नहीं है, बट जिसके पास ये शेयर पड़ा हुआ है किसी भी सीमेंट कंपनी का, उसके लिए ये इट्स साई ऑफ रिलीफ के भाई, जो इनपुट कॉस्ट जो पहले कोयले की थी $400 पर टन, वो आ गई है $100 पर टन, तो जो मार्जिन हैं वो बढ़ गए हैं। राइट अच्छा, लास्ट IT सेक्टर और मार्केट के हवाले से कोई मैसेज देना चाहें? IT के अंदर ये है कि उनकी फॉरेन करेंसी इफेक्ट्स में, क्योंकि अर्निंग्स होती हैं तो पाकिस्तान में रुपए की फेंटी लगती रहती है, तो दे आर पॉइज्ड टू अर्न बेटर, बट क्वांटम या वॉल्यूम या बिजनेस कितना एक्स्ट्रा आएगा उनके पास, वो देखना है। और अब हर पोटेंशियल इन्वेस्टर और एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर इतना समझदार हो गया कि वो रिपोर्टें और psx.com पे जाएं, सब चीज़ें आपको मिलती हैं, आप देखें क्या ग्रोथ आई है, क्या कंपनी की ट्रेजेक्ट्री है। क्योंकि मैं ये कहता हूँ, और आई विल रिपीट फॉर माय न्यू लिसनर्स, कि टॉप लाइन को बढ़ाना इज द आर्ट, बॉटम लाइन जो होते हैं ना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो तो मेरे जैसे अकाउंटेंट भी आगे पीछे कर लेते हैं 1 साल 2 साल के लिए, बट अगर आप थर्ड पार्टी को यानी अपने कस्टमर को इंगेज करके रख रहे हैं और अपना बहुत ही टफ कंपटीशन में अपना रेवेन्यू बढ़ा पा रहे हैं, तो फिर आप लॉन्ग टर्म में कामयाब हैं।
वेल, थैंक यू सो मच फरीद साहब, आपने काफ़ी डिटेल एनालिसिस दिया। आई होप कि आज हमारे व्यूअर्स को मार्केट के हवाले से एक डिटेल्ड जो है वो इन्फॉर्मेशन मिली होगी, साथ साथ इंसाइट के हवाले से भी काफ़ी चीज़ें इन्होंने बताई हैं। तो आई होप कि तमाम आपके जो इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्लियर हो गए होंगे। दैट्स इट, इसी नोट प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।